अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस आउट किया था, जिसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हमने डिस्कस आउट किया था। और आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड को डिस्कस करने जा रहे हैं। दो प्रॉपर्टीज जिसके आज की वीडियो के अंदर जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक है हमारे पास एवापोरेशन और दूसरी है हमारे पास वेपर प्रेशर। इन दोनों को हम आज डीपली डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स भी देखेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लास भी देखिएगा। सबसे पहले एवापोरेशन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है। द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड सरफेस के ऊपर, मान लेके हमारे पास एक अदद जो है बीकर है और बीकर के ये हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया और लिक्विड हमारे पास क्या है, H2O वाटर है। और इसके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं गो इनटू द गैसियस स्टेट, क्या होते हैं, लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वेपर्स बन जाते हैं एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब याद रखिएगा, जो एवापोरेशन है वो हमारे पास सारे टेम्परेचर्स के ऊपर होती है। अब ऐसा नहीं है कि जब हम किसी भी लिक्विड को या वाटर को हीट करते हैं तभी वो एवापोरेट करता है। एवापोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर हो रही होती है। जैसे मान लें कि अगर आपके पास एक पानी का ग्लास है और अगर आप उसको एक कमरे के अंदर रखते हैं और उसको काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं और काफ़ी हफ्तों के बाद जब आप उस पानी की ग्लास को देखेंगे तो उसमें से थोड़ा सा पानी आपको कम नज़र आएगा। वो पानी किसी ने पिया नहीं होता, बेसिकली वो पानी जो है एवापोरेट हो चुका होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो एवापोरेशन है वो काफ़ी कम हो रही होती है, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा होता। तो एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। ठीक है, लिक्विड हमारे पास जो है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज करता है और गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एवापोरेशन का नाम देते हैं। अच्छा, लिक्विड्स भी जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड। एक हमारे पास लिक्विड है जिसको हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। अब वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड को कहते हैं कि जो जल्दी से हमारे पास क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिसकी एवापोरेशन रेट हमारे पास क्या होती है, फास्ट होती है, यानी कि फौरन से हमारे पास क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, इसमें हमारे पास आ जाता है पेट्रोल जो है, अगर हम उसको एक ग्लास के अंदर या एक बीकर के अंदर खुला उसको छोड़ दें तो थोड़े से टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो वो सारा का सारा एवापोरेट हो चुका होगा। या फिर इसकी एक और एग्जांपल है थिनर को अगर आप जो है ओपन छोड़ दें, उसके सरफेस को अगर आप ओपन छोड़ दें तो वो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो ऐसे लिक्विड्स जिनकी एवापोरेशन रेट तेज़ होती है, रूम टेम्परेचर के भी ऊपर वो बहुत तेज़ी से जो है वो एवापोरेट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। और दूसरे हमारे पास नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड कौन से होते हैं, जिनकी एवापोरेट रेट जो होता है, यानी कि एवापोरेशन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। अब इसमें कौन से लिक्विड आ जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है इसके अंदर H2O वाटर। अब वाटर की जो एवापोरेशन है रूम टेम्परेचर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जबकि अगर हम पेट्रोल की बात करें या थिनर की बात करें तो ये दोनों रूम टेम्परेचर के ऊपर भी काफ़ी तेज़ी के साथ क्या होते हैं, एवापोरेट होते हैं। जबकि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी स्लोली जो है ये एवापोरेट होता है, काफ़ी हफ्तों का टाइम इसको लगता है एवापोरेट होने में। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है, ऑयल अगर हम ले लें, ऑयल भी जो है एवापोरेशन रेट इसकी जो है वो इंतहाई कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। अब क्यों कम होती है, क्योंकि वाटर और ऑयल के दरमियान जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि वाटर के अंदर कौन सी
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो वाटर के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से वाटर का जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है काफ़ी स्लोली एवापोरेट करता है। जबकि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेट्रोल हो गया या थिनर हो गया, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं हमारे पास जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं, फौरन से एवापोरेट हो जाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो एवापोरेशन रेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, हम ये लिख सकते हैं कि एवापोरेशन is directly proportional to temperature, यानी जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे एवापोरेशन रेट उतना ज़्यादा हो जाएगा। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है हमारे पास एवापोरेशन रेट वाटर का जो है वो कम होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम रूम टेम्परेचर का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री से 50 सेंटीग्रेड कर दें तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रूम टेम्परेचर अगर इसके अलावा अगर हम रेट ऑफ एवापोरेशन को 100 कर दें, यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दें, तो उस वक्त आप देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फौरन से जो है क्या हो रहे हैं? एवापोरेट हो रहे हैं, यानी उस टाइम पर उस टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एवापोरेशन हमारे पास क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। दूसरा है एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के। अब जितना किसी भी अब मान लो कि आपने एक पानी के ग्लास के अंदर जो है वो पानी रखा हुआ है। अब पानी का जो ग्लास है, ठीक है, मान लें कि ये हमारे पास क्या है? एक ग्लास है, और ग्लास का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी सिर्फ ये ग्लास का जो है वो सरफेस एरिया है। तो वाटर का जो एवापोरेशन रेट होगा वो कम होगा, लेकिन अगर हम इसी पानी को क्या कर दें? फर्श पर बिखेर दें, हम अपनी ज़मीन पर बिखेर दें, तो अब पानी का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो जल्दी होगा। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि जब हम चाय पीते हैं, ठीक है, चाय जब कप के अंदर होती है तो वो हमें गर्म लग रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्म लग रही होती है, लेकिन जब हम उस चाय को सॉसर के अंदर डालते हैं और सॉसर के अंदर डालते हैं तो वो चाय का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो चाय हमारे पास प्याली के मुकाबले जल्दी ठंडी होती है और हम उसको पी पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो एवापोरेशन है, रेट ऑफ एवापोरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा, उतना जल्दी वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो एवापोरेट करेंगे। जैसे मान लो कि पानी के ग्लास के अंदर हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन कम है, अगर पानी हम कहाँ रख दें? एक टब के अंदर रख दें, टब का जो है हमारे पास सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो एवापोरेशन रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है? रेट ऑफ एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एवापोरेशन हमारे पास जो होती है, एवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो रेट ऑफ एवापोरेशन है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, यानी किसी भी लिक्विड के अंदर, फिलहाल के तौर पर हम यहाँ पर वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है या वाटर जो होता है उसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी,
उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, एवापोरेशन कम होगी। यानी दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करते हैं, कम करते हैं, तो उस नतीजे में हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन हमारे पास बढ़ जाएगा। तो ये इसके तीन जो है वो फैक्टर्स हैं। पहला क्या है, रेट ऑफ एवापोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना एवापोरेशन बढ़ेगा। रेट ऑफ एवापोरेशन हमारे पास सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे उतना जल्दी हमारे पास जो है वाटर जो है या कोई भी लिक्विड जो है वो एवापोरेट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड फैक्टर इसका क्या है कि जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। यानी जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही कम हमारे पास एवापोरेशन रेट होगा, और जितनी ही वीक या जितनी कम हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमारे पास ये मतलब होता है। तो आई होप कि एवापोरेशन का जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। हम मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, या सेकंड जो है अपना फैक्टर, सेकंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। अब जो वाटर के जो वेपर्स हैं, जब वो पानी जब जो है लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो वेपर्स की शक्ल इख्तियार करता है। अब जो वो वेपर्स हैं वो भी कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे होंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स के जो प्रेशर वेपर्स के थ्रू एक्सर्ट होता है, ये निकलता है इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर को हम एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही नाप सकते हैं, वैसे नहीं नाप सकते। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक बीकर बनाया है, और मान लें कि इस बीकर के अंदर मैंने क्या रख दिया, H2O यानी कि वाटर भर दिया है। ठीक है, अब मैंने इस बीकर को हल्का सा क्या देना शुरू की, हीट प्रोवाइड करना शुरू की, हल्की सी हीट प्रोवाइड करना शुरू की। तो अब क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स की शक्ल में जो है वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका वेपर प्रेशर मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लिड लगा देंगे। क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर हम एक मीटर लगा देंगे जिसको हम गॉज कहते हैं। और इस मीटर के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि वेपर प्रेशर बेसिकली है कितना। ठीक है, इसके ऊपर एक मीटर लगा हुआ था, उसके ऊपर सुई लगी हुई होती है, वो हमें बता देता है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे पास कितना होता है। अब याद रखें कि जैसे ही हमारे पास यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, इस सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। क्या होंगे, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ से इसके सरफेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। अब जो हमारे पास जो बीकर है ये ऊपर से क्लोज है, जाहिर सी बात है वेपर्स बाहर नहीं जा सकते, तो ये जो वेपर्स हैं ये यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वेपर्स हैं ये इसके लिड के पास जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब एक ऐसा टाइम आएगा, जाहिर सी बात है वेपर्स बाहर नहीं जा पाते, बाहर नहीं जा सकते, तो होगा ये कि एवापोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस किसको कहते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें गैस के मॉलिक्यूल हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एवापोरेशन होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब यहाँ पर बहुत सारे वेपर्स जनरेट हो जाएंगे तो हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये जो गैस के वेपर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जिस स्पीड से एवापोरेशन हो रहा है उसी स्पीड से कंडेंसेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। यानी कि जिस स्पीड से मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़ रहे हैं उसी
स्पीड से वेपर्स भी जो है फिर से लिक्विफाई हो रहे हैं। इस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यानी कि डायनामिक का मतलब हमारे पास क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है मोशन, डायनामिक का मतलब होता है मोशन, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारे पास क्या? बैलेंस। यानी ऐसा मोशन हो रहा है, ऐसी हरकत हो रही है कि जो कि बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो रिएक्शन है वो बिल्कुल स्टिल है, कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन होता क्या है कि रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास जो है वो कायम हो चुका है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के कायम होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि वेपर प्रेशर जनरेट होते हैं। अब होगा ये कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है कायम हो जाएगा, यानी कि जितनी स्पीड से मॉलिक्यूल जो है इस सरफेस को छोड़ के क्या हो रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, उतनी ही स्पीड से वेपर्स जो हैं वो किससे फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके नतीजे में होगा ये कि यहाँ पर लिड के पास यहाँ पर बहुत सारे वेपर्स जमा हुए होंगे, और ये जो वेपर्स हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे होंगे। उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और इस वेपर प्रेशर को ये जो मीटर है हमारे पास, ये जो मीटर हमने ऊपर लगाया हुआ है, ये फौरन से क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा, और जब ये मीटर डिटेक्ट करेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे पास कितना होता है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ठीक है, वो प्रेशर जो वेपर्स लगाते हैं इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम जब कायम हो जाता है विद इट्स लिक्विड, जो भी लिक्विड हमारे पास भरा होगा बीकर के अंदर, एट फिक्स टेम्परेचर। याद रखिएगा कि इसमें हम टेम्परेचर आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर आगे पीछे करेंगे तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जब मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वेपर्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हम मीटर से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ अगर वाटर है तो वाटर का वेपर प्रेशर पता चल जाएगा, कोई और लिक्विड है तो उसका हमें वेपर प्रेशर हमें बासानी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं वेपर प्रेशर के फैक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर का जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर के साथ। यानी कि जो वेपर प्रेशर है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर जो है उतना ज़्यादा जनरेट होगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा। अब क्यों? मान लो कि हमने ज़्यादा जो है हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। ज़्यादा जो है हीट प्रोवाइड करने के चक्कर में ये होता है कि ज़्यादा जल्दी एवापोरेशन होगा। जब ज़्यादा जल्दी एवापोरेशन होगा तो आफ्टर सम टाइम उतनी ही जल्दी हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो रहा होगा, और उसी नतीजे में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वेपर्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे, और वो जब प्रेशर लगाएंगे तो हमारे पास प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। यानी कि वेपर प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। ये आ गया हमारे पास पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है कि वेपर प्रेशर हमारे पास, वेपर प्रेशर जो होता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, ठीक है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, यानी जितनी इंक्रीज होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेपर प्रेशर उतना डाउन होगा, और जितनी ज़्यादा वीक होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि मान लो कि हमारे पास यहाँ जो लिक्विड है वो वाटर है, तो वाटर के दरमियान कौन सी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं? तो वो होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दैट मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ने के लिए उसको अच्छी खासी हीट दरकार होगी,
ठीक है। तो ज़्यादा हीट हम जो है उसको फराहम करेंगे तभी जाकर वो एवापोरेट होगा, वरना वो एवापोरेट फ़ौरन से नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर भी कम जनरेट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, मान लो कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज करवाते हैं तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होगा, डाउन होगा। और अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करते हैं, डाउन करते हैं, तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर इतनी ही कुछ चीज़ें थी। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि विस्कोसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।